अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। 3 सवाल हैं आज के वीलॉग में। पहला सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के दौरा सवात और बुनेर में उनको रिसीव करने क्यों ना पहुँचे, क्या ये उनका दुरुस्त फ़ैसला है या गलत। दूसरा सवाल ये है कि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने अगर अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है तो ये किसकी जीत है। और तीसरा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो कुदरती आफत है और कराची में बारिशों से बचने वाली तबाही इंतज़ामी कोताही कैसे है। आगाज़ सैलाब से करेंगे और सैलाब के बाइस जो तबाही हुई है वो अंदोहनाक है, अलमनाक है, उसमें कर्ब है, उसमें दर्द है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, ना सिर्फ घर उजड़े हैं, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की तमन्नाएं और लोगों का माल असबाब सब पानी की नज़र हुआ है। ये पानी भी ऐसा था जो सिर्फ पानी नहीं था, जिसके अंदर मलबा है, जिसमें टनों बहारी पत्थर हैं और वो जिधर जिधर से गुज़रा उसने मलियामेट कर दिया। सवाबी में जब बादल फटा और कल मैं टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहा था, वहाँ पे रेस्क्यू का जो अमला था वो ये बता रहा था कि ये घर था, इस घर का ये फ़लाँ कमरा है, इसके हम कंक्रीट को काट रहे हैं और यहाँ नीचे कहा जा रहा है कि 10 लोग जो हैं उनकी मैयतें हैं। इसी तरह पूरे का पूरा घर, बाप ने बेटों का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ा और पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अपने हाथ मलते रह गया। ज़िंदगियाँ इंसानी हाथों से ऐसे फिसलीं कि जैसे कोई रेत की दीवार हो उसके सामने गिर रही हो या रेत इंसान की मुट्ठी से फिसल जाती है। बहरहाल इसको अमर रब्बी कहें तो बेहतर है। ये अमर रब्बी है, ये कुदरत की तरफ से हुआ है, लेकिन ये कुदरत की तरफ से क्यों हुआ है ये एक सवाल है। आफतें जब से दुनिया बनी है तब से आ रही हैं, सानेहात जब से दुनिया बनी है तब से रूनुमा हो रहे हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी आफत भी आएगी, सानेहात भी होंगे, ज़लज़ले भी आएंगे, सैलाब भी आएंगे। लेकिन हमने जो दुहाई दी है कुदरत की इस आफत को कि आओ हमें लपेट में लो, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे कहा जाता है कि कुदरत ने ये जो ज़मीन से ऊपर आसमान बनाया है, इस आसमान के बीच में एक तय है जिसको आप ओज़ोन लेयर कहते हैं, जिसको हम उसूली तौर पे O3 भी कहते हैं या O2 कहा जाता है, गालिबन कोई इसका केमिकल नाम ज़रूर है। वो जो ओज़ोन लेयर है उसको हमने डैमेज किया है। वो ओज़ोन लेयर ये करती है कि जो हिद्दत है सूरज की जो शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं उनके अंदर फ़िल्टर का काम करती है, उनको शफ़ाफ़ करती है और फिर वही शुआएं हम तक पहुंचाती है जो हमारे लिए मुफीद होती हैं। बाकी उसके अंदर जितनी तापकारी ख़तरनाक है वो उसको फ़िल्टर करके ऊपर तक ही महदूद रखती है। लेकिन इस ओज़ोन लेयर को हमने डैमेज किया है। हमने डैमेज कैसे किया है? हमने डैमेज इस तरह किया है कि हर घर में रेफ्रिजरेटर है, हर घर में AC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये गैसेस जब निकलती हैं तो ये बुरी तरह उस ओज़ोन लेयर के अंदर दरार डालती हैं, उस ओज़ोन लेयर के अंदर सुराख करती हैं। हमने इसको डैमेज इस तरह किया है कि ये कार्बन की जो इमिशन होती है, आए दिन गाड़ियों के अंदर से निकलने वाला धुआं जब ये ऊपर पहुंचता है तो एक ऐसी तय बनाता है जो ओज़ोन लेयर के फ़िल्टर करने वाले एस्पेक्ट को कमज़ोर कर देती है और फिर इस तरह दुनिया में इस फिनोमेना को नाम ग्लोबल वार्मिंग का दिया जाता है। बहरहाल हम पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। ये हिस्सा यहीं तक नहीं डलता। हमने जो जंगलात हैं, जो कुदरती दरख्त हैं, जो लकड़ी है उसको काट दिया है, कभी ईंधन के नाम पे, घरों में तज़ीनो आराइश के नाम पे, अच्छी अलमारियों के नाम पे। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अगर हम घर बनाएं और हमारे पास इस्तिताअत हो तो हम देयार की लकड़ ही अपने घर के दरो दीवार में इस्तेमाल करें। हालांकि दरख्त काटना जो है वो जुर्म है और मुमानियत है, कैटेगोरिकली मुमानियत है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो दरख्त काटने को मना करते हैं। बहरहाल टिम्बर माफिया का एक राज है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का हुक्म देता हूँ और सख्त हुक्म देता हूँ। ये तो कहानी है जो हमने कुदरती आफत को बुलावे दिए हैं, लेकिन ये कुदरती आफत जो हुई है, ये तमाम तर जो एस्पेक्ट मैं आपसे गिनवा रहा हूँ, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? इसको कंट्रोल करना हुकूमतों का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमतों का काम है। वो आबी रास्ते या आबी गुज़रगाहें जिनके गिर्द आबादियाँ बना दी गई हैं, वहाँ पर आबादियाँ बनने से रोकना किसका काम था? सूबाई हुकूमत का काम था। और KPK में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पिछले 12 सालों से ये कुछ हो रहा था। दरियाओं के किनारे एक्सटेंशंस के नाम पे जो होटल्स बने हैं, उन होटल्स को रोकना किसका काम था? सूबाई हुकूमत का। और KPK में PTI की हुकूमत है। दरख्तों का कटाव किसका काम था? दरख्त काटने को रोकना किसका काम था? सूबाई हुकूमत का। और अब तो आलम यह है कि साबिक और मौजूदा जो वज़ीर हैं वो भी टिम्बर माफिया के सरगना हैं और वो इसमें काफ़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बहरहाल बुलावा हमने दिया, आफत आई, ले डूबी और ये मनाजिर अब जो देख रहे हैं, ये देख के आपका दिल भी दहल रहा है, मेरा दिल भी दहल रहा है।
ये कुदरती आफत भी है, लेकिन उससे बढ़ के इंतज़ामी गफलत है। दूसरी बात कराची की है। कराची में जो कुछ हुआ, कराची में कई सालों तक MQM इक़्तिदार में रही है। कराची का मैंडेट PTI के पास भी रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास पहली बार मेयरशिप आई है कराची की, लेकिन पिछले 20 सालों से तो सूबे में हुकूमत इनकी है और कराची सूबाई दारुल खिलाफा है। यहाँ पर सब ने अपने अपने नाच नचाए हैं। कराची को वो गाय समझा है कि जिसको जब बोटी की ज़रूरत हुई वहाँ से बोटी उतार ली, और उसके बाद जब वो बीमार पड़ी और थोड़ी बेहतर हुई, तंदुरुस्त हुई, तो फिर अपने मतलब के मुताबिक उससे गोश्त उतारते रहे, उससे दूध पीते रहे, लेकिन इसका इलाज किसी ने ना किया। और अब वो पशमुर्दा गाय की सूरत कराची पड़ा है, जो सबसे बड़ा शहर है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, कोई टाउन प्लानिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे कुदरती आफत तो नहीं है, अलबत्ता मामूल से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इंतज़ामी गफलत भी हमें देखने को मिली है। अगर हम कंपैरिजन ड्रा करें तो KPK में भी इंतज़ामी गफलत उरूज पे, कराची में भी इंतज़ामी गफलत उरूज पे, और फिर सबसे बढ़ के हम बतौर शहरी जो किरदार अदा करते हैं, कोई सिविक एजुकेशन नहीं है। निकासी आपको हमने कैसे बेहतर बनाना है, जहाँ से पानी की निकासी होती है वहाँ पे गंद नहीं डालना है, ये सब जो हमारे करने के काम है, अल्लाह माशाल्लाह हमने वो भी नहीं किए हैं। दूसरा जो बुनियादी सवाल है कि जो महमूद अचकज़ई हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं? अब एक सीट वाले महमूद अचकज़ई, वो महमूद अचकज़ई के सर पे दुपट्टा लेके उनकी चादर का, उनके लिबास का मजाक बानी चेयरमैन इमरान खान उड़ाया करते थे। और ये वक्त की बेरहमी है और ये वक्त की संगदिली है। खैर वक्त के सीने में दिल कहाँ होता है, ये वक्त के सितम कह लें इसको, कि आज उसी महमूद अचकज़ई को आपको अपोजिशन लीडर नामज़द करना पड़ा है। लेकिन महमूद अचकज़ई के अपोजिशन लीडर नामज़द होने के बाद जो सबसे बुनियादी और कलीदी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप आउट क्लास हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप एक शख्स के शहर के गिर्द घूमती रही, और उस शख्स का नाम है इमरान खान। उसने दिन को दिन कहा तो इन्होंने कहा 12 बजे हैं और सूरज सवा नेज़े पे है। उसने रात को कहा कि सूरज निकला है तो इन्होंने कहा जी सूरज क्या, बल्कि बहुत ही शिद्दत के साथ निकला है। दिन को दिन कहा, रात को रात कहा। ये मिनवन उस बात पे सर झुकाते रहे। इनमें से किसी एक को भी जिसारत ना हुई कि वो उनसे इख्तलाफ करे, उन्होंने कोई अपनी राय दे कि हुजूर आपको रवैया बदलने की ज़रूरत है, आपको अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। जहाँ से आप पानी निकालना चाहते हैं एड़ियाँ रगड़ के, वो पत्थर गलत है, वहाँ से पानी तो नहीं निकल सकता, लेकिन सीसा निकलेगा जो आपके लिए मज़ीद ख़तरनाक होगा। पानी अगर निकलना है तो फिर आपको वाया सियासी जमातों के ही जाना होगा। आपको वाया नवाज शरीफ जा सकते हैं, शहबाज शरीफ जा सकते हैं, आसिफ जरदारी जा सकते हैं, मौलाना फजल रहमान जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ कुछ सियासी बसीरत रखने वाले लोगों ने कुर्बत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रातों रात मौलाना फजल रहमान के बकौल के जब वो सुबह टीवी उठाते थे, टीवी ऑन करते थे, तो उस पर यह ख़बर आती थी कि ये बात तो हुई नहीं है। बहरहाल सियासी अप्रोच ना होने के बायस, सियासी तजुर्बा ना होने के बायस, और एक शख्स की बात को हरफ आखिर मान लेना और उसकी बात को सब कुछ मान लेना और उसको तजवीज़ ना देना या उसको सजेस्ट ना करना या उससे डिसएग्री ना करना, आज इमरान खान को इस मोड़ पे ले आया है कि उन्हें मजबूरन महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द करना पड़ा है। ये इट्सेल्फ एतराफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप की नाकामी का। ये एतराफ़ है इस बात का कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। ये एतराफ़ इस बात का भी है कि कल तक सर पे दुपट्टा लेके महमूद अचकज़ई का मजाक उड़ाने वाले इमरान खान वो दिन दूर नहीं कि जब आसिफ जरदारी से भी हाथ मिलाएंगे और जब नवाज शरीफ से भी हाथ मिलाएंगे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल, अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सवात और बुनेर का दौरा, उसमें बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस क्यों शिरकत नहीं की? आप सियासी डायलॉग की बात करते हैं, आप सियासी अप्रोच की बात करते हैं, आप ख़ुद को सियासी जमात कहते हैं, मेरी मुराद PTI है, लेकिन आप अगर वहाँ जाते तो कोई राह तो खुल सकती थी, कोई बात तो हो सकती थी। और सुभान अल्लाह ऐलान किया क़िबला ने 3 दिन पहले कि हमारे सूबे के वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम लोगों के जो माली नुकसान है उसका 100% अजाला करेंगे। हुजूर 2022 में जब सैलाब आया, मैं 12 दिन फील्ड में रहा, मैंने सैलाब की तबाहकारियाँ देखी हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट था DG खान, उसके नुकसानात जो हैं वो कवर करने के लिए कम से कम 60-70 अरब रुपए चाहिए थे। आप इतने बड़े पैमाने पे जो नुकसानात हैं उनको आप कवर कर लेंगे। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया भर से मदद मांगी। इकनॉमिक फोरम पे जाके बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को बताया कि ये ग्लोबल वार्मिंग जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, दुनिया हमारी मदद करे।
आप अकेला सूबा, ये वक्त था कि आप विफाक को साथ मिलाते। ये वक्त था कि जब मरीम नवाज़ ने आपको टेलीफ़ोन किया था तो आप कहते कि हमें इन वसाइल की ज़रूरत है। ये वक्त था कि जब मुराद अली शाह ने आपको टेलीफ़ोन किया था तो आप कहते कि हमें ये सहूलियात चाहिए। ये वक्त था कि जब NDMA के ज़रिए और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी आपसे राब्ते में थे तो आप डिमांड करते, लेकिन आप कहते हैं मेरे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, ना जाकर आप शायद अपने बानी चेयरमैन की रूह को तो खुश कर सकें, उनकी जो अना है उसकी तस्कीन तो कर सकें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो इस वक्त फंसे हुए हैं, एक एक घर के 20-20 लोग पानी की नज़र हो गए हैं, उन पे जो बीत रही है उनको अगर आप रिलीफ ना दे सके तो क्या होगा। मेरा सवाल तो ये है कि आप उन लोगों के लिए ही हाथ मिला लेते, आपकी कोई सियासी अप्रोच तो सामने आती। बहरहाल ये जो भी है ये सितम ज़दीफ़ी है और ये अफसोसनाक है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।